गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं आज भी आ गया हूं आप सबका दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और सेशन को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल में नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे इंडिया के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है ये, क्योंकि हाइड्रोजन बेस्ड यहाँ पे एक ट्रेन को लॉन्च किया गया है, इसको शुरू किया गया है। हाइड्रोजन हम सभी जानते हैं कि एक ग्रीन एनर्जी का बेहतरीन और एक तरीके से कह लें अल्टीमेट सोर्स है। पूरी दुनिया इस एनर्जी पे काम कर रही है, किस तरीके से इसको लो कॉस्टली बनाया जा सकता है और किस तरीके से इसको मल्टी डायमेंशनल यूज में लाया जा सकता है। तो भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। तो ये है हरियाणा। ठीक, क्वेश्चन का आंसर क्या है? हरियाणा। हरियाणा राज्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाया है। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि यह 89 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चलेगा, जो कि हरियाणा के जींद और सोनीपत के 89 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चलेगा। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इस ऐतिहासिक ट्रेन का जो विकास है वो चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ द्वारा किया गया है, जो कि वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली स्ट्रेटेजी में भी पूछा जा सकता है कि वंदे भारत और हाइड्रोजन ट्रेन जैसी ट्रेनों का निर्माण भारत के किस इंटीग्रल या किस जगह पे किया जाता है। ठीक है, नाम दे देगा चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच, तो आपको उसी को टिक करना है। ठीक, अच्छा, ऐसा करने वाला भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिन्होंने ये कारनामा पहले ही किया है। ठीक है, जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका। इन देशों ने ग्रीन एनर्जी यानी कि हाइड्रोजन एनर्जी पे बेस्ड इस ट्रेन को पहले ही लॉन्च किया है। और ये देश, इनफैक्ट ये कह लें कि ये देश जो हैं ग्रीन एनर्जी यानी हाइड्रोजन एनर्जी पे पहले से और आज की डेट में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इंडिया ने तो एक तरीके से कदम बढ़ा दिया है, अब इस पर और भी ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के पास आज की डेट में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की फुलफिलमेंट है। बिकॉज डिफरेंट सेक्टर में एनर्जी को पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है। ठीक, और फॉसिल फ्यूल्स को खरीदना कितना कॉस्टली इंडिया के लिए आप सब जानते हैं। ठीक, अच्छा, दुनिया की सबसे पहली कॉमर्शियल हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन 2018 में जर्मनी में शुरू की गई थी। ट्रेन का नाम था कोराडिया आइलैंड। ठीक, और एशिया में सबसे पहले चीन ने इसे शुरू किया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, दिमाग में रखें। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए 25,446 करोड़ के दो बड़े एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर गंगा और वरुणा कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे जो कॉरिडोर हैं उनके नाम है गंगा और वरुणा। नाम अच्छे से याद कर लें, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे वर्डिंग दे के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये वर्डिंग दिमाग में एकदम से वो रहना चाहिए। ठीक, एक तो आप रिलेट कर सकते हैं गंगा को वाराणसी से, तो याद रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या है? वाराणसी। ठीक, तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य ये है कि धार्मिक पर्यटन और पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करना है। ठीक, और इसमें अगर हम गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करें तो ये 46 किलोमीटर लंबा होगा, 6 लेन का कॉरिडोर होगा, जो कि NH-19 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा और इसकी कुल लागत 14,447.6 करोड़ होगा। ठीक, वहीं अगर हम वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करें तो ये 43.2 किलोमीटर लंबा 6 या 4 लेन का कॉरिडोर होगा। ठीक, और NH-31 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा, इसकी कुल लागत 10,998.32 करोड़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो, समझो यही। ठीक, कि गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर को किस हाईवे से जोड़ा जाना है। ठीक है, किस नेशनल हाईवे से जोड़ा जाना है, वो NH-19 है। वहीं वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर को किस नेशनल हाईवे से जोड़ा जाना है? NH-31। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, दो क्वेश्चन तो यही बन जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, फैक्ट को दिमाग में रखें और हो सके तो खुद से यहाँ पे फैक्ट्स को ऐड करें और नोट्स बनाते चलें। आगे देखते हैं। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन यानी WAIC और वैश्विक AI शासन पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विश्व AI सहयोग संगठन की स्थापना की घोषणा की है? तो देखो यहाँ पे अब आप आज की डेट में जान रहे हो कि पूरा AI का युग चल रहा है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर चीज़ में डोमिनेट हो रही है और किसी पर्टिकुलर एक कंट्री का AI पे डोमिनेंस ना हो, इस वजह से यहाँ पे एक तरीके से उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है
और यहीं पे विश्व एआई सहयोग संगठन की स्थापना की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि विश्व एआई सहयोग संगठन जो है वो दुनिया का पहला एआई की फील्ड में सहयोग संगठन है। ठीक है, कह सकते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल सहयोग संगठन है, अंतर सरकारी जो संगठन है वो पहली बार यहाँ पे बनाया गया है और इसका नाम क्या है, वाइको, विश्व एआई सहयोग संगठन। तो ये कहाँ पे है, संघाई। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, संघाई, जो कि चीन में ही है। ठीक, अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्यालय भी जो है वो कहाँ है, संघाई में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि नवनिर्मित वाइको का मुख्यालय कहाँ पे है, वाइको का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक, वाइको का जो मैंने क्वेश्चन बना के दिया कि वाइको का अभी हाल ही में कहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, है ना। देखो क्या है कि जो भी इवेंट होता है दोस्तों, मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बना के आपको दे देता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में बने। आपको क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा से और डीपली सोचना है। ठीक है, उन फैक्टर्स को हाईलाइट करना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है ना। तो इस तरीके से जब आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में जनरेट कर पाओगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे। ठीक है, चलिए, अच्छा इस सम्मेलन का अगर मुख्य विषय, इसकी मुख्य थीम हम समझें तो यह है एआई पार्टनरशिप फॉर ब्राइटर फ्यूचर। ठीक है, कई बार एग्जाम में किसी भी समिट का, किसी भी इंपॉर्टेंट डे या इवेंट का थीम पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसको अच्छे से दिमाग में रखो। थीम क्या है, एआई पार्टनरशिप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। शी जिनपिंग ने अगले 5 वर्षों में विकासशील देशों के लिए 5000 एआई प्रशिक्षण स्लॉट देने और 30 देशों को मौसम की चेतावनी देने वाले माजू नामक एआई संचालित प्लेटफॉर्म को लागू करने में मदद करने की घोषणा की है। अब देखो यहाँ पे माजू, ठीक है, मौसम की चेतावनी देने वाले माजू नामक, जो कि एआई से संचालित होगा, इस प्लेटफॉर्म को वो देगा उन 3 देशों को, 30 देशों को जो एक तरीके से यहाँ पे विकासशील हैं और चाइना ने उनको लिस्ट किया पहले। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, जुलाई 2026 में किस देश ने अपने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। अब देखो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। अभी हाल ही में आपने अमेरिका के टर्म में ये न्यूज़ जरूर सुना होगा कि जो एलन मस्क है उसने एक कारनामा किया था। ठीक है, कि रॉकेट जो है वापस लॉन्च पैड पे आ गया था। तो वैसा ही यहाँ पे न्यूज़ है, वैसा ही यहाँ पे अचीवमेंट है। किस देश के लिए, जापान के लिए। ठीक है, जापान ने यहाँ पे अपने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो याद कर लें, मैं आपको बता दूं कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा। ठीक, इसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, और इसने अपने RVX, जिसको हम रियूजेबल व्हीकल एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, इसका पहला सफल परीक्षण किया है। ठीक है, और यह जो रॉकेट है, जब इसको लॉन्च किया गया तो यह रॉकेट करीब 11 मीटर यानी 36 फीट की ऊंचाई तक उठा, हवा में मंडराया और फिर सुरक्षित रूप से सीधा ज़मीन पर उतर गया। और ये वर्टिकली सीधे आया, ऐसा नहीं कि लहराते हुए गिरते पड़ते, है ना, वर्टिकली सीधे आया ज़मीन पर और पूरी उड़ान लगभग 40 सेकंड तक चली। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि चीन ने भी हाल ही में 10 जुलाई 2026 को अपनी रीयूजेबल रॉकेट लैंडिंग का सफल परीक्षण किया है। ठीक, लेकिन इससे पहले, या कह लो कि जो कंट्री इस पर डोमिनेट कर रही है वो है अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स, एलन मस्क की जो कंपनी है, साल 2017 से अपने फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए इस तकनीक में अग्रणी है। ठीक है, तो ये आप अच्छे समझ सकते हो। अब देखो यहाँ फाल्कन 9 के टर्म में भी स्ट्रेटेजिक जीके में क्वेश्चन बन सकता है कि फाल्कन 9 रॉकेट जो है अपनी किस तकनीक के लिए समाचार में रहा है या चर्चित रहा है ना। तो वो क्या है, रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी। ठीक, आगे देखते हैं। 15 जुलाई 2026 को सुश्रुत जयंती के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है। तो अब देखो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है। ठीक, कहाँ पे किया है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA नई दिल्ली में। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सौश्रुतम 2026। अच्छा, ये क्या है कि जो सुश्रुत हैं उनकी जयंती के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है और इस अवसर पर उन्होंने संस्थान के आधुनिक MRI विभाग का भी लोकार्पण किया है। ठीक है, अच्छा स्टैटिक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आचार्य सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सक रहे हैं और विश्व स्तर पर शैल चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक इनको बोला जाता है। ठीक, प्लास्टिक सर्जरी का जनक इनको माना जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बन सकते हैं। शैल चिकित्सा सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है ना, प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, और उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा पद्धति का एक महान ग्रंथ है, ये भी याद रखना है ना। क्वेश्चन यहाँ भी कई बार पूछा गया है कि सुश्रुत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो आचार्य सुश्रुत हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम इस संस्थान की बात करें, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AII
तो यह आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत स्थापित एक प्रमुख स्वायत्त संस्थान है। ठीक, तो ये भी दिमाग में रखें। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। आई होप कि ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। इनको याद कर लें, इनके फैक्ट्स को दिमाग में रख लें, नोट्स बनाते चलें और एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जरूर जाएं। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज चैनल नया है, इसमें आप सबके सपोर्ट और आपके फीडबैक की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।